आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टेस्ट है उसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है आपका पल्लव वंश और हर्षवर्धन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते रहें पूरी सीरीज़ को। और अब यहाँ से हमारा जो प्री मेडुअल है यानी पूर्व मध्यकाल है वो शुरू हो रहा है। देखिए, पूर्व मध्यकाल में 3-4 बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आपको पूर्व मध्यकाल की हिस्ट्री को समझना है तो। क्योंकि पूर्व मध्यकाल में इतने राजवंश हैं छोटे छोटे, और सबको पूरा याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहला काम आप करिए कि आपके जो पुराने पेपर हैं टीजीटी पीजीटी के, आप उनको उठाइए और उनको देखिए कि उनमें किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आपके दिमाग में माइंड में फ्रेम हो जाएगा कि आपको सवाल पूछा कैसे जा रहा है, तो जब पढ़ेंगे तो वही चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करेंगी। तो एक ये काम आप कर लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ 4-5 चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसमें संस्थापक आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राजवंश हैं पूर्व मध्यकाल में। तो संस्थापक इसमें जो छोटे छोटे राजवंश हैं या बहुत चर्चा में नहीं रहते उनके संस्थापक पूछता है, तो आपको हर राजवंश का संस्थापक याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उपाधियाँ। यहाँ पे इस पूर्व मध्यकाल में किस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण है वो सारी नहीं याद करनी है। और तीसरी चीज़ है, इस काल में जो मंदिर स्थापत्य है यानी जो आर्किटेक्चर वाला काम है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कौन सा मंदिर किस राजवंश में बना या किस राजा ने बनवाया और किस चीज़ से संबंधित वो मंदिर है वो आपको पता होना चाहिए। और चौथी इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि इस काल में जो कवि हैं लेखक हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो किस दरबार में कौन कवि रहता था और उसकी रचनाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पूर्व मध्यकाल में ये 4-5 टॉपिक आपको माइंड में बिठा लेने हैं और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, विशालतम नंदी मूर्ति आपकी जहाँ पर है वो है आपका बृहदीश्वर मंदिर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शुरुआत में इसमें एक दो सवाल हैं वो चोलकाल से ले लिए गए हैं, तो आप इनको याद कर लें। चोलकाल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। यहाँ पे देखिए बृहदेश्वर या बृहदेश्वर होगा, वैसे यहाँ पे सही आपका बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में, यानी किस चोल सम्राट के शासनकाल में ये बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण हुआ था? तो ये राजराज फर्स्ट के समय में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगई से जोड़ता था? यानी जो व्यापार केंद्र है वो कौन सा था जो कल्याण और वेंगई को जोड़ने वाला था, उस मार्ग पर पड़ता था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये है आपका तगर। तो जो तगर है आपका, ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था पूर्व मध्यकाल में। तो ये कल्याण तथा वेंगी के बीच का जो रास्ता था उस पर अवस्थित था। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक इंपोर्टेंट है। तो पल्लव वंश का संस्थापक था आपका सिंह विष्णु। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, वातापी कौंड की उपाधि जो धारण की है पल्लव काल में, तो वो है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब यहाँ पे वातापी कौंड से क्या मतलब, वातापी कौंड की उपाधि उसने धारण क्यों की, इसका क्या संबंध है? तो इसका संबंध है, पल्लव और जो चालुक्य थे उनमें हमेशा संघर्ष रहा है पुलकेशियन फर्स्ट के समय में। तो पुलकेशियन फर्स्ट ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, और महेंद्र वर्मन प्रथम को हराकर पुलकेशियन द्वितीय ने कांची कौंड की उपाधि धारण की थी। अब कांची कौंड की क्यों ली? तो क्योंकि पल्लवों की राजधानी कांची थी, तो उसने इस उपलक्ष्य में वो उपाधि धारण की कि उसने जो कांची के पल्लव हैं उनको हरा दिया। लेकिन जब महेंद्र वर्मन के बाद उसका बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम राजा बनता है तो वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है, और जिन 3 युद्धों में हराता है तो उसमें परियल, मणिमंगलम और शूरमाल करके ये युद्धों का क्रम है। तो इन 3 युद्धों में वो हराता है इसको, और फिर उपाधि धारण करता है वातापी कौंड की, क्योंकि वातापी जो राजधानी थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। तो जो वातापी कौंड की उपाधि है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण की जाती है। और ये इसने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रथ मंदिरों का निर्माण है वो इसी काल में हुआ है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रख्यात विद्वान दंडन किस राजा के दरबार में रहते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्वान हैं जो लेखक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसके दरबार में रहते थे? तो दंडन है ये आपके रहते हैं नरसिंह वर्मन जो द्वितीय था, जिसको राज सिंह भी बोलते थे, उसके दरबार में रहते थे। लेकिन इनमें से किसी का भी नाम इसमें दिया नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है ईश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। देखिए ईश्वर मंदिर का निर्माण ये आपका करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय इनको बोलते थे, दूसरा नाम है इनका नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे लंबा रथ मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसमें 5 पांडवों के मंदिर हैं और फिर साथ में गणेश मंदिर और वलियकुट्टम यानी वहाँ का स्थानीय देवता था उनके मंदिर। तो इस तरह से वहाँ इतने मंदिर हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लवों का और पूर्व मध्यकाल का। तो सबसे जो लंबा रथ है वो आपका युधिष्ठिर रथ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बैकुंठ मंदिर, पेरुमाल मंदिर, मुकुंद मंदिर इत्यादि मंदिर किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये सारे मंदिर हैं ये पल्लव वंश से संबंधित हैं और इन सब का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए हिस्ट्री सबको बहुत ईजी लगती है क्योंकि इसको पढ़ने में अच्छा लगता है, कहानी की तरह पढ़ ले जाते हैं। लेकिन सब लोग अक्सर लोग यही सोचते हैं इसमें कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी, बस रटना है पढ़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा रणनीति की ज़रूरत है तो वो इतिहास ही होता है। अगर आप स्ट्रेटजी इसमें अपना के नहीं पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना वास्ट इसका सिलेबस होता है, सबको याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसकी रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना हिस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब रहता है हमेशा। इसलिए रणनीति आप ज़रूर बनाएं। और जो मैंने बताया पूर्व मध्यकाल आपको ऐसे पढ़ना है, आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। तो मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो ये मत्त विलास प्रहसन नामक जो रचना है ये किसके द्वारा की गई है भाई? तो ये राइट आंसर है इसका महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। देखिए ये सवाल रिपीटेड है, ये आईएएस में पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिनको बहुत इजी है सब जानते हैं उनसे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता हिस्ट्री में, इसलिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, तो भीनमाल की यात्रा की थी वैनसांग ने। तो वैनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। और जो भीनमाल है ये किसको बोलते हैं? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ को भीनमाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हर्ष के दरबार में वैनसांग को एक दूत के रूप में, सॉरी यहाँ पे होगा दूत के रूप में किसने भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो क्योंकि वो किसी का दूत बन के नहीं आया था, बल्कि स्वेच्छा से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। अगला प्रश्न है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो चीनी लेखक हैं भारत को बोलते हैं यिंतू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है यिंतू। अगला प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो ये किया था आपका कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष ने कहाँ पर बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था? तो राइट आंसर है यहाँ पर प्रयाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, जिसमें जो दर्शन से संबंधित क्वेश्चन है वो भी शामिल कर लिए गए हैं एक दो। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौतम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्रियदर्शिका और रत्नावली ये किसकी रचना है? तो देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा शायद यही नाम है अगर मैं भूल नहीं रही हूँ, तो इसको आप सर्च जरूर कर लेना। तो ये 3 रचनाएं ये हर्षवर्धन की हैं और ये पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है महामोक्ष परिषद के कौन से समारोह में ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया था? तो ये 6वें समारोह में ह्वेनसांग है ये सम्मिलित हुआ था महामोक्ष परिषद में। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इजी सवाल है, तो ये है आपका नालंदा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले टेस्ट पेपर का हमारा टॉपिक होने वाला है चालुक्य वंश। तो जो पूर्व चालुक्य वंश है जिनकी लड़ाइयाँ हर्षवर्धन से हुई थी वो, और जो उत्तरवर्ती चालुक्य हैं जिसमें वेंगी, कल्याणी और जो आपके सोलंकी चालुक्य हैं गुजरात वाले, तो हम सारी शाखाओं का अध्ययन अगले मॉक टेस्ट में करने वाले हैं चालुक्य वंश। तो आप पूरा कंप्लीट करके आना एकदम से। मुझे लगता है आपके पेपर में चालुक्य वंश से पक्का सवाल आने वाला है क्योंकि मोदी ने इस वंश से संबंधित एक मंदिर का जिक्र अपने एक ट्वीट में किया था, तो वो मंदिर अक्सर हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो हम ये सीरीज आपके लिए एग्जाम तक जारी रखें। अब वीडियो को शेयर जरूर करें। हिस्ट्री वाले लोग हैं अक्सर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो आप ऐसा जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अब हमें लगेगा कि हिस्ट्री के इतने ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो गए हैं हमारे साथ, तो हम लोग क्लास 20 के लिए आपके लिए शुरू कर देंगे जनवरी के बाद में, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, वो भी फ्री में ही रहने वाली है सब कुछ। थैंक यू।